हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18। दूसरा ऑप्शन है 6.10⁸। तीसरा ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻18 एंड चौथा ऑप्शन है 1। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला ऑप्शन सही है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रोग का कारक युग में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, मतलब कह रहा है कि कौन सा इससे रोग जो है आपका मेल नहीं कर रहा है। तो आपको इसमें कौन सा सही नहीं है ये ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है आलू का वार्ट रोग, जिसका जूलॉजिकल नेम है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। बी ऑप्शन है हैज़ा, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। सी ऑप्शन है पोलियो कॉक्सलिया बेनेटी। और डी ऑप्शन है क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। पोलियो जो होता है वो कॉक्सलिया बेंटिया से नहीं होता है। ठीक है, आलू का जो वार्ट रोग है वो उसको सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम कहते हैं। हैजा भी विब्रियो कॉलरा जैसे वायरस से होता है। क्षय रोग भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे वायरस से होता है, बैक्टीरिया है ये, इससे बैक्टीरिया से होता है। लेकिन पोलियो जो होता है, पोलियो आपका ये सी ऑप्शन गलत है। पोलियो जो है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, ना कि कॉक्सलिया बेंटी से होता है। ठीक है, हैजा जो होता है वो कॉलरी बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है। ये हैजा जो है विब्री कॉलरी द्वारा ही होता है, बैक्टीरिया रिलेटेड है। और क्षय रोग भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया से होता है। और आलू का वार्ट रोग एक फंजाई है, कवक है, जो सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम द्वारा होता है, जो कि होलोकार्पिक फंगस होता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 एंड 1.33 है। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। यानी तीन दिए हुए गए हैं, केरोसिन ऑयल, तारपीन का ऑयल और पानी है, जिनका अपवर्तनांक दे दिया गया है 1.44 केरोसिन ऑयल का है, तारपीन के तेल का है 1.47 और पानी का है 1.33। तो इसमें कह रहा है कि इन तीनों में से प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो पहला ऑप्शन है केरोसिन ऑयल, दूसरा ऑप्शन है तारपीन का तेल, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है इन सब में बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पानी। पानी में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, बल्कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो प्रकाश की चाल फ्रेंड्स बता सकते हैं हम कि प्रकाश की चाल जो होती है वो अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश की चाल जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होगी। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें से देखिए, जिसका भी अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। यानी हम बता दें आपको, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपवर्तनांक के। ठीक है,
तो इसीलिए जहाँ पे प्रकाश की चाल होगी वहाँ अपवर्तनांक का वैल्यू कम होगा, और जहाँ अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ प्रकाश की चाल कम होगी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनमें स्रावित रस के मिलाने वाले सही विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। और इसके आगे मिलान के लिए दिया गया है अग्नाशय रस, जठर रस, पित्त रस और आंत्रिय रस। मतलब इन सब जो ऑर्गन दिए गए हैं अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत से कौन कौन से सिक्रीशन होती है, उसमें से कौन कौन सा रस निकलता है, वही आपको इसमें मिलाना है। और ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है आपको इस तरीके से कि ए बी सी डी ऊपर लिखा हुआ है, यानी और ये साइड में पी क्यू आर एस है। तो ए का सही आंसर 1 है, बी का 3 है, सी का 2 होगा, डी का 4 होगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें आइए हम जानते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी वाला। बी ऑप्शन है हमारा क्या, बी कहने का मतलब है कि कह सकते हैं क्यू वाला। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये पी क्यू आर एस होना चाहिए था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सही आंसर है क्यू वाला, यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 4th होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अमाशय का, देखिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है, यकृत से पित्त रस निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, और छोटी आंत से, यानी छोटी आंत इंटेस्टाइनल जूस निकालती है, आंतरिक रस। ठीक है, तो अमाशय को पैंक्रियास कहते हैं, यकृत को लीवर, अमाशय स्टमक, यकृत लीवर, अग्नाशय पैंक्रियास, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये सब इसमें से सिक्रीट होता है, यानी कह सकते हैं कि अमाशय में जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलता है यहाँ से। और लीवर से आपका कौन सा निकलता है, बाइल जूस निकलता है, यानी पित्त रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, यानी पेंडियाटिक जूस निकलता है। और छोटी आंत से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्यू वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से। दूसरा ऑप्शन है समुद्र के तापमान में वृद्धि होकर गर्म वायु के उठने से। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल में विक्षोभ पैदा होने से। और चौथा ऑप्शन है समुद्र में डाले गए नाभिकीय कचरे से। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको पता ही होगा, सुनामी तो सबको पता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की जब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं उसी को सुनामी कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। और ये जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं यही तबाही का कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मानव कान होता है, हमारा कान होता है मनुष्य का, वो कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मानव कान कौन सी जो आवृत्ति है वो सुन सकता है। इसमें डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मानव का कान जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह की जो है ऑडिबल साउंड होती हैं। साउंड जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक सुनने के योग होता है जिसको श्रव्य तरंग कहते हैं, ऑडिबल साउंड, जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, जो हमारे मनुष्य में पाया जाता है कि हमारे कानों की सीमा जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। अगर इस साउंड में कोई ध्वनि अगर उत्पन्न होती है तो वो हमें सुनाई दे जाती है। ये दूसरा होता है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 0 से 20 हर्ट्ज़ तक होती हैं। 0 से 20 हर्ट्ज़ तक होती हैं अपश्रव्य तरंगे, जिनको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम हर्ट्ज़ है और ये मानव को नहीं सुनाई देता है। इसकी जो साउंड वेव होती है वो बहुत ही कम लो रेंज की होती है। तो इसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सुन सकते हैं। ठीक है, और तो मानव कान की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि देखिए, 2 तरह की, एक ऑडिबल साउंड होती है जो कि आपने देख लिया, ये आपकी ऑडिबल साउंड होती है। ठीक है, ऑडिबल साउंड होती है। ओके, अब हम कह सकते हैं जो 0 से 20 हर्ट्ज़ तक होती है वो आपकी अल्ट्रा सोनिक साउंड होती है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज़ से जो ऊपर साउंड होती है, यानी 20,000 तक तो ऑडिबल साउंड होती है जो हम मानव कान सुनता है, और 20,000 से ऊपर जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य तरंग, और अल्ट्रासोनिक को कहते हैं क्या? अपश्रव्य तरंग। ठीक है, तो ये हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में उपस्थिति डैश के कारण रक्त का थक्का बनता है। यानी ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का बनता है। आप देखते हैं कि जो है जब कभी कहीं कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यानी थोड़ी देर बाद खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएँ, तीसरा ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएँ, और चौथा ऑप्शन है पट्टी काड़ू। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, पट्टी काड़ू। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड जो है कलर के लिए जाना जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण कलर डिसाइड होता है ब्लड का, जो कि रेड कलर होता है। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं वो RBC होती हैं, वो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं। यानी ब्लड भी दो तरह की होती हैं, एक वाइट ब्लड होती हैं, एक रेड ब्लड होती है। और पट्टी काड़ू जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है। रक्त में जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। पट्टी काड़ू का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर ऑप्शन में पट्टी काड़ू की जगह थ्रोम्बोसाइट्स दिया रहेगा तो आप थ्रोम्बोसाइट्स को टिक करेंगे। तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और पट्टी काड़ू भी कहते हैं। तो यही जो एक रक्त में ये पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी पट्टी काड़ू, यही जो है रक्त का थक्का बनाने का कारण होता है। इसी की वजह से ये रक्त का थक्का बनता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, यानी ये ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके कारण ही जो है कलर का मतलब ब्लड का जो है कलर वो रेड होता है। और WBC जो होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं। ठीक है, यानी हमारे अंदर जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं हमें, और जैसे और सारी बीमारियों से बचाती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, इससे बचाती है। और रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं यानी लाल रुधिर कणिकाएँ, वो भी जो होती हैं वो ऑक्सीजन का वहन करती हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का कैरियर होती है, ऑक्सीजन को ले आने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन का कौन सा युग्म है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन का कौन सा युग्म है। पहला ऑप्शन है बी और सी, दूसरा ऑप्शन है ए और डी, तीसरा ऑप्शन है ए और ई, चौथा ऑप्शन है डी और के। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, बी और सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बचा कौन सा, अघुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये विटामिन्स पे भी आपको एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें सारे विटामिन्स के आपको बॉटनिकल नेम पता होंगे, और उनसे उनके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, उनका कौन सा सोर्स होता है, उनसे उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये भी आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। एग्ज़ाम में अक्सर करके इससे एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके ऊपर थ्योरी का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है CaSO4.H2O, दूसरा ऑप्शन है CaSO4.1.5H2O, तीसरा ऑप्शन है CaSO4.2H2O और डी ऑप्शन है CaSO4.H2O का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो आपका है बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। 1.5 को फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकता है, ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, इसको लिख सकता है 1/2H2। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों एक ही सूत्र है, ये ऐसे भी लिख के आ सकता है और इस फॉर्म में भी लिख के आ सकता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्या इसको कह सकते हैं, हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो हेमी किस लिए कहते हैं, हेमी इसीलिए कहते हैं कि हाफ H2O की वजह से, इसको हाफ H2O है इसलिए हेमी कहते हैं, और H2O को हाइड्रेट कहते हैं, और ये आपका है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तांबे की तो फ्रेंड्स, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है SO3, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है H2S और चौथा ऑप्शन है आपका H2। SO3 को सल्फर ट्राईऑक्साइड कहते हैं, यानी इसमें 3 है इसलिए ट्राईऑक्साइड, और दूसरा SO2 इसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इसमें 2 है इसलिए डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 कंसनट्रेट लिया जाता है, उसके साथ गर्म करते हैं तो आपको SO2 मिलता है। यानी कह रहा है तांबे को क्या कहते हैं, कॉपर। ठीक है, तांबे को कहते हैं कॉपर, प्लस इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो कि कंसनट्रेट रहेगा। ठीक है, कंसनट्रेट, इन दोनों का रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पे जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉपर सल्फेट के साथ जाकर मिल जाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है। ठीक है, प्लस
2 मोल H2O यानी वाटर का बनता है और प्लस इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है आपका, जबकि कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2 मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट लेके आऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल है लाइव क्लासेस, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।